शुरुआत करते हैं आज की चर्चा की, जहां हम एक बहुत ही आम लेकिन सच कहूं तो बिल्कुल जादुई विषय पर बात करने वाले हैं, यानी कि ध्वनि या कह लें साउंड। हम जानेंगे कि कैसे फिजिक्स और बायोलॉजी दोनों मिलकर इस कमाल के अनुभव को मुमकिन बनाते हैं। तो चलिए सीधे गहराई में उतरते हैं। अच्छा, जरा रोजमर्रा की एक स्थिति की कल्पना कीजिए। बिना देखे ही कैसे पता चल जाता है कि कोई पास आ रहा है? आंखें बंद हों फिर भी दरवाजे पर दस्तक या कदमों की आहट से तुरंत अंदाजा लग जाता है ना? ये कोई जादू नहीं है, बल्कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में काम कर रही फिजिक्स का एक बहुत ही शानदार उदाहरण है। और अगर आवाज की बात हो ही रही है तो संगीत वाद्य यंत्रों को कैसे भूल सकते हैं। बांसुरी, तबला, हारमोनियम और सितार, ये सब देखने में भले ही एक दूसरे से बिल्कुल अलग लगते हों, लेकिन ये सभी एक ही मूल सिद्धांत पर काम करते हैं। ये हमारी संस्कृति का हिस्सा तो हैं ही, साथ ही ध्वनि की उत्पत्ति को समझने का सबसे बेहतरीन और जीवंत उदाहरण भी हैं। आखिर इनमें से इतनी मधुर आवाज निकलती कैसे है? आज की इस उत्पत्ति से लेकर कान तक की यात्रा में हम देखेंगे ध्वनि का रोजमर्रा का जादू। इसके स्रोत यानी कंपन को समझेंगे, जानेंगे कि इंसान की आवाज कैसे निकलती है, ध्वनि का सफर कैसे तय होता है और अंत में हमारे कान इसे कैसे सुनते हैं। तो शुरुआत करते हैं ध्वनि के जादू और हमारे रोजमर्रा के अनुभवों से। जैसे बचपन के लुका छिपी के खेल में आवाजें ही हमें दिशा और दूरी का अंदाजा देती थीं। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर कि आवाज का असल स्रोत क्या है। तो बात ऐसी है कि किसी भी आवाज का जन्म कंपन यानी वाइब्रेशन से होता है। वैज्ञानिक भाषा में कहें तो किसी भी वस्तु का अपनी जगह से तेजी से आगे पीछे या इधर-उधर हिलना ही कंपन है। और सच तो ये है कि बिना इसके इस दुनिया में कोई आवाज पैदा हो ही नहीं सकती। जब तक कोई चीज कांपेगी नहीं, आवाज आएगी नहीं। इसे साबित करना बहुत आसान है। एक रबर बैंड को बीच से खींचकर छोड़ दें या फिर पानी से भरी थाली के किनारे पर चम्मच से वार करें। थाली पर चोट करने से पैदा होने वाला कंपन पानी की सतह पर साफ साफ लहरें बना देता है। ये इस बात का एकदम जीता जागता सबूत है कि भौतिक हरकतें किस तरह तरंगों में बदल जाती हैं, जिन्हें हम आवाज के रूप में पहचानते हैं। मतलब अदृश्य कंपन अब पानी में साफ देखे जा सकते हैं। निर्जीव चीजों की तो बात हो गई, लेकिन अब जरा अपनी खुद की बॉडी को देखते हैं। इंसान बोलते कैसे हैं? हमारे शरीर में आवाज पैदा करने का पूरा एक सिस्टम है जो एकदम मशीन की तरह काम करता है। सबसे पहले हमारे फेफड़े हवा को ऊपर की तरफ धकेलते हैं, फिर ये हवा एक बहुत ही संकरी झिर्री से होकर गुजरती है। जब ये हवा दबाव के साथ बाहर निकलने की कोशिश करती है ना, तब हमारे वाक तंतु यानी वोकल कॉर्ड्स में कंपन होने लगता है और बस यहीं से हमारी आवाज पैदा होती है। मानव वाक्य यंत्र, जिसे साइंस में लैरिंक्स कहते हैं, ये श्वासनली के ऊपरी हिस्से में होता है। इसमें दो वोकल कॉर्ड्स इस तरह से तने होते हैं कि उनके बीच से हवा गुजरने के लिए एक बहुत ही पतली सी जगह बनी होती है। जब हम बोलते या गाते हैं तो यही कॉर्ड्स खिंचते और ढीले होते हैं। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प सवाल आता है कि पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की आवाजें एक दूसरे से इतनी अलग क्यों होती हैं? इसके पीछे की साइंस भी काफी मजेदार है। दरअसल पुरुषों में वोकल कॉर्ड्स की लंबाई लगभग 20 मिलीमीटर होती है, जबकि महिलाओं में ये सिर्फ 15 मिलीमीटर के होते हैं। और बच्चों में, उनमें तो ये और भी बहुत छोटे होते हैं। वोकल कॉर्ड्स की लंबाई का यही छोटा सा अंतर हमारी आवाज की गहराई और तीखेपन को पूरी तरह से बदल कर रख देता है। अब आवाज तो बन गई, लेकिन ये सफर कैसे तय करती है? आवाज को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हमेशा किसी न किसी माध्यम यानी मीडियम की जरूरत होती है। हम जिस सामान्य माहौल में रहते हैं वहां हवा मौजूद है, इसलिए आवाज आसानी से पहुंच जाती है। लेकिन जरा एक निर्वात यानी वैक्यूम की कल्पना करें, जहां से हवा बिल्कुल निकाल दी गई हो। अगर किसी ग्लास के अंदर मोबाइल रखकर उसकी पूरी हवा खींच ली जाए तो घंटी बजने पर भी कुछ सुनाई नहीं देगा। आवाज वैक्यूम में सफर कर ही नहीं सकती। उसे बहने के लिए कोई ना कोई मीडियम चाहिए ही चाहिए। लेकिन रुकिए, ये मीडियम सिर्फ हवा ही हो ऐसा जरूरी नहीं है। आवाज पानी जैसे तरल पदार्थों में भी चल सकती है, जैसे पानी के अंदर बजती हुई घंटी की आवाज। और तो और ये ठोस पदार्थों में भी तेजी से दौड़ सकती है। लोहे के एक लंबे मीटर स्केल के एक सिरे को धीरे से खरोंचने पर भी दूसरे सिरे तक आवाज एकदम साफ सुनाई दे जाती है। अब सोचने वाली बात है, अगर आवाज लिक्विड में इतनी अच्छी तरह सफर कर सकती है तो क्या डॉल्फिन और व्हेल पानी के गहरे अंधेरे में एक दूसरे से बात करते होंगे?
बिल्कुल, ये एक बहुत ही अद्भुत सच्चाई है कि समुद्री जीव पानी के नीचे संवाद करने के लिए ध्वनि के इसी गुण का बेहद स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल करते हैं। अब हमारी इस यात्रा के आखिरी पड़ाव पर आते हैं। ये आवाज हमारे कानों तक पहुंचकर सुनाई कैसे देती है? हमारे सुनने की प्रक्रिया भी कमाल की है। हमारे कान के बाहरी हिस्से का आकार एक फनल या कीप जैसा होता है। इसका काम है बाहर से आ रही ध्वनि तरंगों को इकट्ठा करना। इसके बाद ये आवाज कान की नली से होते हुए अंदर जाती है और आखिर में एक बहुत ही पतली और कसकर तनी हुई झिल्ली से टकराती है। इस अहम झिल्ली को कर्ण पटे है यानी ईयर ड्रम कहते हैं। इसे समझने के लिए एक टिन के डिब्बे पर कसकर बंधी एक रबर शीट के बारे में सोचें। जब आवाज की तरंगें इस ईयर ड्रम से टकराती हैं तो ये ठीक उसी रबर शीट की तरह कांपने लगता है। फिर हमारा कान इसी कंपन को अंदरूनी हिस्सों तक पहुंचाता है और हमें आवाज सुनाई दे जाती है। अब जब हमने आवाज के सफर को समझ लिया है तो देखते हैं कि विज्ञान में इस आवाज को मापा कैसे जाता है। हर सेकंड होने वाले इन कंपनों की संख्या को नापने की जो वैज्ञानिक इकाई है उसे हर्ट्ज कहते हैं। इसे शॉर्ट में HZ लिखा जाता है। ये हर्ट्ज ही हमें बताता है कि कंपन की फ्रीक्वेंसी कितनी है, जो आगे चलकर हमारी आवाज के मोटे या तीखे होने का फैसला करती है। और ये पूरी माप प्रणाली सिर्फ एक अंक यानी 1 पर टिकी है। अगर कोई चीज 1 सेकंड में ठीक 1 बार कांपती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज मानी जाती है। बस इसी बुनियादी पैमाने के आधार पर हम हजारों लाखों हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी को बड़ी आसानी से समझ लेते हैं। तो आज की इस चर्चा को समेटते हुए जरा इस बात पे गौर करें, अगर एक मामूली सा कंपन इतना ताकतवर हो सकता है कि वो ठोस धातु, पानी और हवा को चीरते हुए सीधे कानों तक पहुंच जाए और दिमाग को झकझोर दें, तो जरा सोचिए इस ब्रह्मांड की और कितनी ऐसी अनदेखी ताकतें होंगी जो इस वक्त हमारे आसपास मौजूद हैं और हर पल हमसे टकरा रही हैं। विज्ञान के इस सफर में अभी बहुत कुछ खोजना बाकी है, इसलिए अपनी उत्सुकता बनाए रखें।